गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हुमायूं। इसका पार्ट 1 है। हुमायूं जो होता है वो मुगल वंश का सेकंड बादशाह होता है। इससे पहले हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी है वो है हुमायूं। तो इसके बारे में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर का पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं भारत की गद्दी पे कब बैठा था? तो बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो ये भारत की गद्दी पे बैठा था 29 दिसंबर 1530 को। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है। हुमायूं जब 1530 में बैठता है तो इसका शासन रहता है 1540 तक। उसके बाद बीच में शेरशाह आ जाता है और फिर से ये बाद में 1555 को लौटता है और गद्दी फिर से हासिल करता है, लेकिन सिर्फ 1 साल तक ही ये रहता है। इसकी गद्दी इसके पास रहती है और 56 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो बाबर है, नहीं सॉरी, हुमायूं है, ये गद्दी पे बैठा था 23 साल की उम्र में। और इसकी जो हुमायूं है, इसका मतलब क्या होता है? हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, शब्द का मतलब होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शासक बनने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो शासक बनने से पहले हुमायूं बाबर ने इसको बदख्शा एक जगह थी, अफगानिस्तान में थी ये, वहाँ का इसको सूबेदार बना रखा था। ठीक है, यहाँ का ये सूबेदार था। और बाबर के टाइम पे जितने भी बाबर मिशन पे जाता था तो हुमायूं हमेशा उसके साथ ही रहता था, ज़्यादातर उसके साथ रहता। तो इसकी ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल इसकी जो नॉलेज इसकी वजह से बढ़ी, क्योंकि बाबर ज़्यादातर अपने मिशन पे इसको रखता था। और बाबर, इसका जो जन्म है हुमायूं का, वो हुआ था 6 मार्च 1508 को। काबुल में हुआ था इसका जन्म हुमायूं का। और इसकी माता का नाम है माहम बेगम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी माँ का नाम कई बार पूछा जाता है। हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम है और पिता बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कौन सा राज्य दिया था? तो हुमायूं जब उत्तराधिकारी बना था, बाबर ने जब इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों में भी जो साम्राज्य है इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना। तो जो हुमायूं होता है वो कामरान को काबुल और कांधार दे देता है। और इसके बाकी जो 2 भाई होते हैं, मिर्जा अस्करी, उसको ये दे देता है संभल। और तीसरा जो भाई होता है इसका मिर्जा हिंदल, उसको दे देता है अलवर और मेवाड़, अलवर एंड मेवाड़। ठीक है, अलवर और मेवाड़। और इसका एक कज़न ब्रदर भी होता है, सुलेमान मिर्ज़ा। तो इसको जो जिससे ये सूबेदार था जहाँ का, बदख्शा का, तो वो वाली जगह ये सुलेमान को दे देता है, ये उसको सुलेमान को दे देता है। तो ये अपने राज्य का बहुत ज़्यादा बंटवारा कर देता है और इतिहासकार इसकी बहुत बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल था इसका हुमायूं का, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। आगरा दिल्ली तक ही बहुत इसने अपने कब्जे में रखा था बस, तो वहीं तक सीमित रह गया था। कांधार, काबुल, ये सबसे ये इसने अपना कंट्रोल खो दिया था। और आगे जाके इसके जो भाई हैं वो किसी भी युद्ध में फिर इसकी हेल्प भी नहीं करते हैं। और इसने जो अपना ये डिवीज़न किया था, इसकी वजह से इसकी जो सैनिक शक्ति थी हुमायूं की सैन्य पावर थी, जो बिल्कुल क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो ये इसकी हारों का ये बहुत बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दीनपन्हा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो जो दीनपन्हा नामक जो नगर है, इसकी स्थापना हुमायूं ने की थी। इसने 1533 एडी में इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मेन मोटिव था दीनपन्हा को बनाने का, इसने कई जगह से जो इसे पैसे खजाना या पैसे मिले थे, इसने इसमें लगा दिया और इसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट दीनपन्हा में की थी। तो इसका जो मेन मोटिव था वो था शत्रु और मित्रों को इम्प्रेस करना। तो सिर्फ इम्प्रेस करने के चक्कर में ही इसने ये दीनपन्हा नगर बनवाया था। और दिल्ली में इसने एक पुराना किला का भी निर्माण इसी ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूं ने कालिंजर अभियान किस शासक की शक्ति को रोकने के लिए किया था? तो हुमायूं ने कालिंजर अभियान किया था प्रताप रुद्र देव। जो प्रताप रुद्र देव था वो
आगे पहले तो इसके कालिंजर का, ये कालिंजर के किला इसके कब्जे में था, जो कालिंजर राज्य था वो भी इसके कब्जे में था। फिर ये आगे जाके कालपी पे भी अधिकार करने वाला था। तो हुमायूं ने सोचा कि इस पे सब, जैसे ये राजा बना तो इसने सब अगले साल ही इसने अटैक कर दिया प्रतापरुद्र देव पे। लेकिन जब इसने ये घेरे खड़ा रहा कालिंजर के किले को, ये कई दिनों तक घेरे रहा तो एंटर नहीं हो पा रहा था। फिर इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो अफगान सरदार है महमूद लोदी, वो बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसने अपना ये अभियान कैंसिल किया और प्रतापरुद्र देव से संधि हो गई और ये इस प्रतापरुद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली हुमायूं की। जबकि पहले जो कालिंजर से मुगल के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन इसने इन पे अटैक करके पूरी रिलेशन को बिगाड़ दिया और प्रतापरुद्र देव से भी दुश्मनी हो गई। अधीनता स्वीकार कर ली और बहुत सारे इससे पैसे दे दिए। तो हुमायूं तो धन लेकर ही खुश हो गया और इसने कालिंजर पे कब्जा भी नहीं किया, अधिकार भी नहीं जमाया, ना राज्य को कुछ किया और ये वापस आ गया, वापस आ जाता है ये। तो इस तरीके से ये वाला जो अभियान है इसका बिल्कुल फेल हो जाता है, सिर्फ ही धन लेके खुश हो जाता है और अपने साम्राज्य को विस्तृत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं के चुनार किले पर आक्रमण के समय किला किसके कब्जे में था? तो हुमायूं ने जब चुनार के किले पे जब आक्रमण किया था तो चुनार का जो किला था वो अफगान सरदार शेरशाह सूरी के कंट्रोल में था। तो ये चुनार के किले को हुमायूं 4 मंथ्स तक घेरे रहा था, पर ये एंटर नहीं हो पा रहा था, घेरे रहा बहुत दिन तक। और शेरशाह, फिर आगे जाके शेरशाह और हुमायूं में एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और ये क्या करता है, जो शेरशाह होता है वो अपने इसकी हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपने इसका पुत्र होता है जो कुतुब खां, उसको एक अफगान टुकड़ी के साथ हुमायूं के साथ भेज देता है। तो हुमायूं खुश हो जाता है उसकी, और एक चुनार के किले की जो इसने इस पे कब्जा नहीं किया हुमायूं ने, और इसको इसी का अफगान सरदार जो होता है शेरशाह, उसी के कब्जे में छोड़ के ये अधिकार में छोड़ देता है और वापस आ जाता है। तो ये भी इसकी एक आगे जाके काफ़ी बड़ी साबित होती है गलती की। आगे जाके शेरशाह जो अपनी शक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है और साम्राज्य को विस्तृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौसा के युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 26 जून 1539 में, ठीक है, 1539 में। और ये हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच में, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खां की जीत हो जाती है और हुमायूं बुरी तरीके से हार जाता है। गंगा नदी के उत्तरी तट पे ये चौसा नाम की जगह थी। तो ये हुमायूं जैसे तैसे गंगा को पार करता है, गंगा नदी को पार करता है, और इसमें इसकी एक भिस्ती है वो हेल्प करता है और इससे गंगा पार करवा देता है। एक भिस्ती इसकी गंगा पार करवा देता है, जिसको वो आगे जाके जब ये दोबारा लौटेगा, हुमायूं दोबारा 1 साल के लिए लौटता है, तो उस भिस्ती को एक दिन का बादशाह बना देता है। तो और वो भिस्ती क्या करता है, वो उस एक दिन के लिए वो चमड़े के सिक्के जारी करवाता है। तो इस चौसा वाली जगह से ये भिस्ती इसको गंगा नदी पार करवा देता है, तो इसकी जान बच जाती है और शेर खां जीत जाता है। और शेर खां जीतने के बाद क्या करता है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है, पदवी धारण करता है जीतने की खुशी में, और अपने नाम के सिक्के जारी करवाता है, कॉइन्स जारी करवाता है और अपने नाम के फतवे पढ़वाता है, यानी अपनी मतलब प्रशंसा में भाषण दिलवाता है, प्रशंसा के भाषण दिलवाता है। तो इसमें हुमायूं जो होता है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस रूलर साबित होता है, वो बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज थी। तो ये उसका दुर्भाग्य समझ लीजिए कि उसने अपने भाइयों में पूरा बंटवारा कर दिया था, तो इतनी ज़्यादा उसकी एम्पायर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस युद्ध के बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भटकना पड़ा था? तो शेरशाह के बाद पहला युद्ध होता है चौसा का, फिर दोबारा से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में, शेरशाह एंड हुमायूं के बीच में फिर से युद्ध होता है बिलग्राम, या फिर जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 17 मई 1540 को, 1 साल बाद होता है। चौसा के नेक्स्ट ईयर होता है बिलग्राम का युद्ध। तो इसमें भी हुमायूं बुरी तरीके से हार जाता है और शेरशाह क्या करता है, आगरा एंड दिल्ली पे ही अपना
अधिकार कर लेता है, आगरा और दिल्ली को कंट्रोल में ले लेता है अपने। तो से हुमायूं को भागना पड़ता है वहाँ से। तो हुमायूं तो भाग जाता है और भाग के ये सिंध की ओर चला जाता है, आगे जाके फिर ये ईरान चला जाता है और शेर शाह आगरा और दिल्ली पे फिर से अफगान शासन की स्थापना कर देता है। तो अफगान एम्पायर फिर से दिल्ली में आ जाता है और राजसत्ता स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिंध में हुमायूं किसकी शरण में रहता था? तो जो सिंध में हुमायूं जब रुका था तो वो वहाँ के जो शाह थे, ईरान के जो शाह थे, उनके अंडर में रहता था। ईरान के शाह थे तहशब जो शाह थे ईरान के, पारसी आके, उनके अंडर में रहता था। 1544 के टाइम पे ये रहता था, 1544 AD में। तो इन्होंने जो ईरान के जो शाह हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी हुमायूं की। हुमायूं ने उनसे हेल्प मांगी थी और इसने फिर हेल्प भी की थी और इसने फिर क्या किया था, अपनी युद्ध की तैयारी स्टार्ट कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना एकत्रित की और फिर जाके सबसे पहले इसने अपने भाई कामरान पे अटैक किया और काबुल और कांधार कामरान को दे रखा था। कामरान के पास काबुल और कांधार थे ना, तो ये वो सबसे पहले ले लेता है और लेने के बाद आगे बढ़ता है फिर। तो इस तरीके से ये अपने ये ईरान के शाह की मदद से ये अपनी जो शक्ति है उसे वापस इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो हुमायूं जब शाह की हेल्प लेके अपनी आर्मी को फिर से इकट्ठा कर लेता है, उसके पास फिर से पावर आ जाती है, तो वो सबसे फिर आगे जाके पंजाब पे अटैक करता है। वहाँ के जो सूरी शासक होते हैं सिकंदर शाह सूरी, उनको सरहिंद का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में 1555 AD में। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है, ठीक है। इन दोनों ये सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है जिसमें हुमायूं जीत जाता है, सरहिंद के युद्ध में जीत जाता है और फिर से मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करता है दिल्ली में और अफगान शासन को ख़त्म कर देता है और अपने आप को ये फिर से बादशाह घोषित करता है। तो 1555 में ये वापस से बादशाह बनता है और फिर से मुगल एम्पायर आ जाता है दिल्ली में। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।